अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है गाउट, जो कि हमारे पास यूरिन डिग्रेडेशन के क्लिनिकल्स में आता है। ठीक हो गया? तो ये गाउट एक्चुअली है क्या? ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हाइपरयूरेसिमिया हो जाता है। मीन्स के यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, और ये हमने देखा जब यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो वो सोडियम के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? सोडियम यूरिक एसिड क्रिस्टल बना देगा, जिनको हम मोनोसोडियम क्रिस्टल भी बोलते हैं। ठीक हो गया? अब ये वाले क्रिस्टल जब जॉइंट्स में एक्युमुलेट होंगे, ठीक हो गया? तो ये हमारे पास क्या होता है कि जी इन क्रिस्टल को बॉडी समझती है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं। ठीक हो गया? तो न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक हो गया? और जॉइंट्स में इन्वेड करते हैं और इनके ऊपर इनको इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं, इनको फेगोसाइटोस करने की कोशिश करते हैं। जब फेगोसाइटोस करने की कोशिश करते हैं, अब ये तो हमारे पास जो क्रिस्टल होते हैं, ये हमारे पास नीडल शेप होते हैं। क्या होते हैं? नीडल शेप। जिसकी वजह से हमारे पास इनकी इनगल्फिंग की वजह से वो न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाते हैं, हमारे पास रप्चर हो जाते हैं। उनकी रप्चरिंग से हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम, साइटोकाइन्स ये रिलीज़ होते हैं। अब वो जो साइटोकाइन्स रिलीज़ होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं। वो शुरू में तो एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस होता है, फिर द पैसेज ऑफ द टाइम वो क्रोनिक गाउटी आर्थराइटिस में चेंज हो जाता है। अगर यही मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल हमारे पास किडनी में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएँगे, तो ये अगर किडनी में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाए तो ये यूरिक एसिड स्टोन बनाएँगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोलिथेसिस। अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ में हमारे पास मोनोसोडियम क्रिस्टल्स के नोडुलर मैसेज डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि टोफाई शेप जिसकी वजह से हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू टोफाई में चेंज हो जाता है। मीन्स कि अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल एक्युमुलेट हो जाएँगे तो वो टोफाई में चेंज हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रोनिक क्रोनिक टोफेशियस गाउट। ठीक हो गया? अब हम इसकी डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि गाउट हो गया। तो हमने क्या करना है, जो अफेक्टेड जॉइंट है, ठीक हो गया? उसका साइनोवियल फ्लूइड हमने नीडल से एस्पायर कर लेना है। एस्पायरेशन मीन्स नीडल से एक्सट्रैक्ट करना। ठीक हो गया? और जो अगर सॉफ्ट टिश्यू हमारे पास क्या हुआ है, टोफाई में चेंज हुआ है, हमें फ़ील हो रहा है कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है वो हमारे पास स्वोलन है। ठीक हो गया? लाइक फिंगर्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, उस टोफस से हमने मटीरियल एक्सट्रैक्ट करना नीडल के थ्रू, मतलब वहाँ से भी एस्पायरेशन करवाएँगे। ठीक हो गया? फिर जो भी मटीरियल आएगा हमारे पास, या सिनोवियल फ्लूइड या इधर से जो भी मटीरियल आएगा, उसको हम पोलराइज़्ड लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्ज़ामिन करेंगे, और हमने ये डिटेक्ट कर लेना कि अगर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल है, तो इसका मतलब वो गाउट है। अगर ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल नहीं है, इसका मतलब गाउट की वजह से वो नहीं हुआ, किसी और रीज़न से हुआ है। बाकी अगर इसकी गाउट के काज़ेज़ की बात की जाए तो 2 काज़ेज़ हैं, या तो यूरिक एसिड कम सेक्रेट हो रहा है, या यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ये अंडर एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड इन 90 मोर देन 90% ऑफ इंडिविजुअल्स में होता है, और जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड है वो लेस देन 10% ऑफ द पर्सन्स इंडिविजुअल्स में होता है। ठीक हो गया? अब बात कर लेते हैं अंडर एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड में, बात कर लेते हैं, उसमें भी 2 काज़ेज़ हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी काज़ क्या है कि जी हमारे पास कोई जेनेटिकली रीनल डिफेक्ट हो गया, मतलब इनहेरेंट रीनल डिफेक्ट, जो कि जिसकी अभी काज़ अननोन है, अनआइडेंटिफाइड है। ठीक हो गया? सेकेंडरी में 3 चीज़ें आती हैं, लैक्टिक एसिडोसिस, थायराइड डाययूरेटिक्स, लेड एक्सपोजर। मीन्स के इनकी वजह से हमारे पास अंडर एक्सक्रीशन हो सकती है, मतलब इन कंडीशन की वजह से हमें अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड का सामना करना पड़ सकता है। अब ये इनकी वजह से ये अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड क्यों होती है, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। लैक्टिक एसिडोसिस की बात करें तो जो लैक्टेट है, ठीक हो गया, वो हमारे पास यूरिक एसिड के साथ कम्पीट करता है एक्सक्रीशन के लिए। मीन्स के जो एक्सक्रीटरी ट्रांसपोर्टर यूरिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वही लैक्टेट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया? तो वो कम्पीट्स करता है, जिसकी वजह से बॉडी चाहती है कि लैक्टेट क्या वो एक्सक्रीट हो, वो यूरिक एसिड की बजाय लैक्टेट को एक्सक्रीट करती है। तो प्रेफरेंशियली लैक्टेट एक्सक्रीट होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमारे पास ब्लड में ही रहता है। देखो आगे इसके बाद में बात करें लेड एक्सपोजर की बात है। लेड चूँकि हैवी मेटल है, इसके एक्सपोजर की वजह से हमारे पास क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब हमारे पास प्रोक्सिमल जो ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ मैक्सिमम रिअब्जॉर्प्शन होती है, जो हमने प्रोक्सिमल ट्यूब को लो प्रोफाइल लिया, डिस्टल ट्यूब्यूल, ये मीन्स के रीनल ट्यूब्यूल्स हैवी मेटल के एक्सपोजर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएँगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एक्सेलेरेशन का पूरा मैकेनिज़्म जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास इसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं सैटर्नाइन गाउट। ठीक हो गया? ओके, अब ये इसकी डिस्कस कर लेते हैं थायराइड डाययूरेटिक्स के। ये 2 तरीके से हमारे पास अंडर एक्सेलेरेशन ऑफ द यूरिक एसिड करवाता है। या तो ये यूरिक एसिड की रीअब्ज़ॉर्प्शन बढ़ाता है, या ये यूरिक एसिड की सेक्रेशन कम करता है। अब दोनों तरीके से हमारे पास या रीअब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा हो या सेक्रेशन कम हो, दोनों तरीके से ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ेगा। अब ये हमारे पास रीअब्ज़ॉर्प्शन कैसे बढ़ाता है, वो देखो। अब हमारे पास ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि जी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारे पास क्या होता है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सोडियम पोटेशियम क्लोराइड क्लोराइड चैनल, मतलब एक वो हमारे पास क्या होता है, सिम्पोर्टर होता है, जो कि सोडियम को, एक पोटेशियम को, 2 क्लोरीन को रीअब्सॉर्ब करवाता है। ठीक हो गया? तो ये थायराइड डाययूरेटिक्स क्या करते हैं, उनको इनहिबिट करते हैं। गाइस ये फिजियोलॉजी की बुक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने मिस्टेकनली वहाँ पे एनकेसीसी चैनल लिखा था। ठीक हो गया? ये हमारे पास एक्चुअली लो प्रोफाइल में होता है। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये थायराइड डाययूरेटिक्स सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर पे ऑपरेट करता है। अल्टीमेटली इससे क्या होता है, जब इस चैनल को ब्लॉक करता है तो हमारे पास क्या होता है कि सोडियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन हमारे पास डिस्टल ट्यूब्यूल में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब डिस्टल ट्यूब्यूल में सोडियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाती है, इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास किसको एन सोडियम क्लोराइड चैनल, ठीक हो गया? इसको इनहिबिट अच्छा, तो हमारे पास डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में हमारे पास सोडियम की एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी इसको कंपनसेट करने के लिए प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल यहाँ पे रीअब्ज़ॉर्प्शन सोडियम की बढ़ा देती है। यहाँ पे जब सोडियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन बढ़ा देती है तो जो है ना सोडियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में रीअब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाता है। अब जिस चैनल्स के थ्रू हमारे पास सोडियम रीअब्ज़ॉर्ब हो रहा होता है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में, उसको हमारे पास यूरिक एसिड भी फॉलो करता है। यूरिक एसिड भी सोडियम के साथ रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है, ठीक हो गया? अब यूरिक एसिड जब सोडियम के साथ रीअब्ज़ॉर्ब हो रहा है तो मीन्स कि वहाँ पे प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में भी उसकी रीअब्ज़ॉर्प्शन की वजह से यूरिक एसिड की रीअब्ज़ॉर्प्शन की वजह
वजह से उसका ब्लड में लेवल बढ़ रहा है, ठीक हो गया। तो ये पहला तो मैकेनिज़्म था कि ये रीअब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कि हमारे पास सोडियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में सोडियम क्लोराइड चैनल के इनहिबिट होने की वजह से कम हो जाती है। जब सोडियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में कम हुई, तो ये बॉडी कंपनसेट करने के लिए प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में सोडियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन बढ़ा देती है। अब वो जिस चैनल के थ्रू हमारे पास सोडियम हमारे पास रीअब्ज़ॉर्ब होता है, तो यूरिक एसिड भी उसको फ़ॉलो करके उसके पीछे-पीछे उसके साथ रीअब्ज़ॉर्ब हो जाए, जिससे उसकी रीअब्ज़ॉर्प्शन बढ़ जाती है। दूसरा मैकेनिज़्म जो इसके जो कैसे एक्ट करता है, ये सिक्रीशन को हमारे पास क्या कर देता है, कम करता है, ठीक है। वो सिक्रीशन कैसे कम करता है, हमारे पास थायज़ाइड्स जो कि हमारे पास ये थायज़ाइड डाययूरेटिक्स है, ये भी हमारे जो ड्रग्स हैं, इनके अंदर जो ये मतलब ये थायज़ाइड्स होते हैं, ये थायज़ाइड्स और यूरिक एसिड ये दोनों हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक आयन्स हैं। दोनों हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक आयन्स हैं। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक आयन्स हैं। अब ये जब इन्होंने एक्सक्रीट होना है, तो पीसीटी में हमारे पास क्या होता है कि जी ऑर्गेनिक आयन ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है रीनल ट्यूब्यूल में, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या होता है कि जी बॉडी क्या करती है, प्रेफर करती है कि मैं यूरिक एसिड की बजाय थायराइड को, ये जो ड्रग है, इसको हमारे पास यूरिन में एक्सक्रीट कर दूँ। इसलिए वो क्या करती है, पीसीटी में जो हमारे पास ऑर्गेनिक आयन ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो ब्लड से यूरिक एसिड की बजाय किसको उठाते हैं, थायराइड को, ठीक हो गया। जिसकी वजह से वो थायराइड जो है ना, वो हमारे पास ट्यूब्यूल में उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, यूरिक एसिड ब्लड में ही रह जाता है। इसकी वजह से वही यहाँ लिखा हुआ है ना, थायराइड कम्पीट करता है, जिसकी वजह से बॉडी प्रेफरेंशियली कोशिश करती है कि वो ड्रग को रिमूव करे। दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास थायराइड की जो एक्चुअली जो एक्टिंग साइट होती है, वो हमारे पास डिस्टल ट्यूब्यूल होती है, ठीक हो गया। वो हमारे पास क्या करता है, पीसीटी के ऊपर वो क्या करता है, पीसीटी के ऊपर अपने ट्रांसपोर्टर के ऊपर क्या करता है, बाइंड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड करता है, ताकि वो पीसीटी के थ्रू ट्यूब्यूल में अंदर इंटर हो और डीसीटी पे पहुँच करना अपना वो एक्शन परफॉर्म करे। तो ये थायराइड डाययूरेटिक्स का मैकेनिज्म था, वो किस तरह हमारे पास अंडर एक्सक्रीशन करवाता था, ठीक हो गया। आगे जो हमारे पास जो दूसरी काज है, एक काज तो हमने पढ़ी अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक, दूसरी ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। अब ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ द यूरिक एसिड में भी आगे दो काजेज़ हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। अब प्राइमरी जो हमारे पास क्या है, प्राइमरी में हमारे पास जो पीआरपीपी एंजाइम होता है, पीआरपीपी एंजाइम इसके जीन की म्यूटेशन हो जाती है। अब ऐसे अभी से मैं रिएक्शन आपको इधर से दिखा देता हूँ कि पीआरपीपी वाला रिएक्शन जिसमें राइबोस 5 फास्फेट इसमें कन्वर्ट होता है पीआरपीपी में, पीआरपीपी सिंथेटेस की मदद से, ठीक हो गया। अब इसके एक्टिवेटर क्या है, इनऑर्गेनिक फास्फेट, और इनहिबिटर क्या है, प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो कि डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस के अल्टीमेट प्रोडक्ट है, प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड ये वाले एएमपी और आईएमपी, ठीक हो गया। हमारे पास अब ये क्या होता है कि जी इस जो ये वाला एंजाइम है, इसके जीन की म्यूटेशन होती है। वो कैसे म्यूटेशन होती है, इसमें हमारे पास इस एंजाइम का जो हमारे पास इस एंजाइम का वी मैक्सिमम ज़्यादा हो जाता है। वी मैक्सिमम ज़्यादा, इसका मतलब पीआरपीपी की प्रोडक्शन ज़्यादा। दूसरा, ये हमारे पास ये सबस्ट्रेट ये है ना, राइबोस 5 फास्फेट, इसके लिए इस एंजाइम की केएम वैल्यू कम हो जाती है। अब आपको पता है, अगर केएम वैल्यू कम होगी तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करता है। केएम वैल्यू ज़्यादा हो तो हमारे पास कम सबस्ट्रेट बाइंड करता है। मीन्स के केएम वैल्यू एक्चुअली होती क्या है कि द अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड टू हाफ सैचुरेट द एंजाइम। मीन्स के कितना सबस्ट्रेट बाइंड करेगा कि हमारे पास जो एंजाइम है वो हाफ सैचुरेट हो जाए, 50% सैचुरेट हो जाए। चलिए, अगर केएम वैल्यू कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ताकि वो हमारे पास एंजाइम हाफ सैचुरेट हो। अगर हमारे पास केएम वैल्यू ज़्यादा होगी तो बहुत कम सबस्ट्रेट ही बाइंड करके एंजाइम की हाफ सैचुरेशन करवा देगा, ठीक हो गया। और तीसरा उन्होंने लिखा डिक्रीज सेंसिटिविटी टू प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, जो कि हमारे पास डी नोवो सिंथेसिस के अल्टीमेट प्रोडक्ट है, एएमपी और जीएमपी, जो कि इनहिबिशन जो कि हमारे पास क्या कर रहे थे, इनहिबिशन कर रहे थे पीआरपीपी सिंथेटेस की, ठीक हो गया। इसकी इनहिबिशन के लिए जो ये जो इनहिबिशन करता था इस एंजाइम की, इसके लिए इनहिबिशन के लिए सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। जब सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, श्योरली ये इनहिबिट नहीं हो पाएंगे। इन सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली जो इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी तो इसका प्रोडक्ट बढ़ेगा। जब प्रोडक्ट बढ़ेगा तो ये तो हमने देखा है कि हमारे पास क्या होता है कि जी अगला जो हमारे पास स्टेप है, ये वाला जो डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग स्टेप होता है पार्ट, ठीक हो गया। उस पार्ट स्टेप का जो हमारे पास क्या एक्टिवेटर, वो हमारे पास पीआरपीपी है, ठीक हो गया। अब अगर पीआरपीपी का लेवल ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा एक्टिवेशन करवाएगा जेपार्ट की, ठीक हो गया। अब जेपार्ट वाले एंजाइम की ज़्यादा एक्टिवेशन होगी तो इसकी ज़्यादा एक्टिविटी होगी। अब इसकी अगर ज़्यादा एक्टिविटी, क्योंकि रेट लिमिटिंग स्टेप, अगर उसके एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो तो पूरा साइकिल या पूरा पाथवे उसकी रेट या स्पीड ज़्यादा होती है। तो इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जी हमारे पास पूरे अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप था, ठीक हो गया, इसकी हमारे पास एक्टिविटी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से पूरे साइकिल की रेट ज़्यादा हुआ और प्यूरिन सिंथेसिस ओवरऑल इंक्रीज हो गया। अब प्यूरिन सिंथेसिस इंक्रीज होगी तो प्यूरिन डिग्रेडेशन भी इंक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरी जो हमारे पास आती है प्राइमरी में, वो लेशनियान सिंड्रोम है। ये भी हमने देखा हुआ, लेशनियान सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है कि जो एचडीपीआरटी एंजाइम होता है, ठीक होगा, एचडीपीआरटी एंजाइम जो कि हमारे पास क्या कर रहा था, रिसाइक्लिंग कर रहा था, हाइपोजेंसिन और गुआनिन को आईएमपी और जीएमपी में कन्वर्ट कर रहा था। जब इसकी इनहिबिशन हो जाएगी तो हमारे पास जो पीआरपीपी है इसका लेवल बढ़ जाएगा। वो सेम फिर वो सारा स्टेप जो हमने जेपार्ट वाली बताई थी पीआरपीपी का, कि पीआरपीपी बढ़ने से जेपार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी और वो पूरा पाथवे की स्पीड बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्यूरिन सिंथेसिस बढ़ेगी तो डिग्रेडेशन बढ़ेगी, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। ये सारी वो बातें इधर लिखी हुई हैं, ठीक हो गया। आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है इसके सेकेंडरी में पहली चीज़ आती है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्यूरिन्स, ठीक हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्यूरिन्स। अब बात के लिए इनमें दो चीज़ें दी हुई, एक माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जैसे कि ल्यूकीमिया, दूसरी चीज़ है मतलब वो अगर कोई भी पेशेंट जो कीमोथेरेपी से अंडरगो हो रहा है। अब माइलो
प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जैसे कि ल्यूकीमिया, इनमें एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास ये कैंसर मतलब ये किस्म का कैंसर ही है, ठीक हो गया? जिसमें कैंसर के स्टेट में क्या होता है कि हमारे पास सेल रैपिडली डिवाइड भी हो रहे होते हैं और रैपिडली डेड भी हो रहे होते हैं। और जिस बंदे को और जो कीमोथेरेपी से अंडरगो हो रहा था, हमें पता है कीमोथेरेपी में क्या होता है, केमिकल्स यूज़ करते हैं कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में। जब कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ओवरऑल इन दोनों केस में या तो कैंसर हो या कोई बंदा कीमोथेरेपी से गुजर रहा है, दोनों की वजह से अल्टीमेटली डेथ ऑफ द सेल इंक्रीज़ हो जाता है। चाहे वो डेथ ऑफ सेल चाहे कैंसर सेल ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, चाहे कैंसर सेल ही डिस्ट्रॉय, लेकिन ओवरऑल डेथ ऑफ सेल तो इंक्रीज़ हो ही रहा है। अब चाहे कैंसर सेल हो या नॉर्मल सेल हो, उनके न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए होता है, तो उस डीएनए की डिग्रेडेशन जब बढ़ेगी, तो उसकी वजह से हमारे पास प्यूरिन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। जब प्यूरिन्स ज़्यादा होंगे तो उनकी अल्टीमेटली डिग्रेडेशन से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। दूसरी चीज़ सेकेंडरी में हमारे पास आता है वोन गिल्ट डिजीज़। इसमें में एक्चुअली होता क्या है कि ग्लूकोज 6 फ़ॉस्फेटेज़ की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फ़ॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए ग्लूकोज 6 फ़ॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज 6 फ़ॉस्फेट का लेवल बढ़ेगा, अब वो ग्लूकोज में तो कन्वर्ट हो नहीं रहा, तो वो किस पाथवे की तरफ शंट हो जाएगा, पेंटोस फ़ॉस्फेट पाथवे की तरफ। जब पेंटोस फ़ॉस्फेट का हमने ये देखा था कि उस पाथवे का जो हमारे पास अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या था कि राइबोस 5 फ़ॉस्फेट, और इधर हम देख रहे हैं कि जी जो डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस है, उसका जो हमारे पास प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ही राइबोस 5 फ़ॉस्फेट है। जब हमारे पास जो हमारे पास राइबोस 5 फ़ॉस्फेट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो हमारे पास वो क्या करेगा, अल्टीमेटली पीआरपीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बात हम बार-बार देख चुके हैं कि जो पीआरपीपी के लेवल के बढ़ने की वजह से हमारे पास ये जो रेट लिमिटिंग स्टेप है, रेट लिमिटिंग स्टेप इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, रेट लिमिटिंग स्टेप वाले एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। जब किस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे पास पूरा पाथवे की जो हमारे पास स्पीड है, रेट है, वो बढ़ जाएगा। अब इस के रेट बढ़ने से हमारे पास ओवरऑल प्यूरिन की जो सिंथेसिस है वो बढ़ेगी, प्यूरिन की सिंथेसिस बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्यूरिन की डिग्रेडेशन होगी, डिग्रेडेशन से यूरिक एसिड हमारे पास बनेगा। ठीक हो गया? आगे आ जाता है हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। इसमें हमारे पास एक्चुअली होता क्या है कि एल्डोलेस बी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये हमारे पास मोनोसैकेराइड मेटाबॉलिज्म में आता है, जो कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये हमारे पास एल्डोलेस-बी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे के पास क्या होता है, हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। अब फ्रक्टोज जो है वो फ्रक्टोज 1 फास्फेट में तो कन्वर्ट हो गया, बट आगे ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है। अब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास ये आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो कन्वर्ट नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है कि जो हमारे पास लीवर था, लीवर पे हमारे पास फ्रक्टोज को हमारे पास किस में कन्वर्ट कर रहा था, फ्रक्टोज 1 फास्फेट में अपने एटीपी को यूटिलाइज़ करके, ठीक हो गया? अब वो तो आगे जा नहीं रहा, तो जो फास्फेट हमने यूज़ किया था फ्रक्टोज को ट्रैप करने में, ठीक है? वो सारा का सारा जो हमारे पास इनऑर्गेनिक फास्फेट है, वो लीवर में जितना भी होगा वो सारा यूटिलाइज़ हो जाएगा फ्रक्टोज 1 फास्फेट में, लेकिन आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब हमें वो फास्फेट वापस नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से जो लीवर है वो एटीपी नहीं बना पाएगा। जब लीवर एटीपी नहीं बना पाएगा तो हमारे पास उसको एटीपी के बजाय अब वो उसको एनर्जी हासिल करने के लिए एटीपी तो बना नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा, एडीपी और एएमपी को तोड़ने की कोशिश करेगा ताकि एनर्जी हासिल हो। जब इनकी ब्रेक डाउन करेंगे तो श्योरली हमें पता है कि एएमपी की ब्रेक डाउन से हमें क्या मिलता है, यूरिक एसिड। ठीक हो गया? ये तो हमारे पास हो गया कि किस तरह हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस में हमारे पास यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। आगे इसका ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। एक्यूट अटैक्स हो तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और जो हमारे पास लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है वो क्या है। एक्यूट अटैक्स में हम क्या करते हैं, एक्चुअली हमने यूरिक एसिड का जो लेवल है उसको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट हमने जो यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने की वजह से जो इफेक्ट्स हो रहे होते हैं बॉडी में, हमने उसका काम करना है। ठीक हो गया? जो एनसेड्स हैं, मीन्स के नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें उन्होंने बुक में एग्जांपल दी है इंडोमेथासिन, और दूसरा हमारे पास स्टेरॉइड जो जिसमें एग्जांपल दी है प्रेडनिसोन। ये दोनों एनसेड और स्टेरॉइड ये दोनों क्या करते हैं, ओवरऑल जनरल इन्फ्लेमेशन और पेन को कम करते हैं। ठीक हो गया? और उसके बाद आ जाता है सेकंड कोल्चिसिन। कोल्चिसिन क्या करता है, एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, और ये हमने पहले भी देख लिया है कि हमारे पास जब यूरिक एसिड का लेवल हमारे पास जॉइंट्स में बढ़ता था तो न्यूट्रोफिल उस जॉइंट्स को इन्फिल्ट्रेट करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था यूरेट जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल है बॉडी के लिए तो वो फॉरेन पार्टिकल है, तो न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट करके उनको फेगोसाइटोस करने की कोशिश करते हैं, और फेगोसाइटोस करते हैं कोशिश करते हैं, वो नीडल लाइक शेप होने की वजह से वो रप्चरिंग करवा देते हैं न्यूट्रोफिल की, और साइटोकाइन से रिलीज होकर इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं। तो अब ये जो कोल्चिसिन है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देंगे। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स ही नहीं होगा तो न्यूट्रोफिल्स का जो स्केलेटन है, ठीक हो गया, वो हमारे पास स्केलेटन है वो नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स का जो स्केलेटन एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल ही नहीं बनेगा तो न्यूट्रोफिल्स कैसे मूव कर पाएंगे जॉइंट्स तक। जब न्यूट्रोफिल्स मूव नहीं कर पाएंगे लेको माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से, तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होगा। बाकी आगे लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हमारे पास दो केस है जो हमने काज में हमने देखे थे। एक हमारे पास काज होती थी अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, दूसरी होती थी ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। दोनों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। ठीक है? तो जो हमारे पास अंडर एक्सीटर है, ठीक हो गया, उनके लिए हमने क्या यूज़ करना है, यूरिकोसोरिक एजेंट्स। यूरिकोसोरिक एजेंट्स कौन से हैं, इनकी डेफिनेशन की बात करूँ तो वो वाले एजेंट जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं। यूरिकोसोरिक की डेफिनेशन, एजेंट्स की डेफिनेशन क्या है, दोज एजेंट्स व्हिच इंक्रीज द यूरिक एसिड सेक्रेशन। ठीक है? अब इसमें कौन से हैं, प्रोबेनिसिड और सल्फिनपायराजोन। ये हमारे पास एक्चुअली क्या करना है, यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन कम कर देता है। जब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो ट्यूब्यूल के ल्यूमन में ही रहेगा और अल्टीमेटली एक्सीट हो जाएगा। और ओवर प्रोड्यूसर के लिए क्या ट्रीटमेंट है हमारे पास, हम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यूज़ करते हैं। दो एग्जांपल दी हुई है, एलोप्यूरिनोल और दूसरा फिबोक्सास्टेट। अब एलोप्यूरिनोल किस तरह एक्ट करता है, हमारे पास जो हाइपोजेंथीन, और हमने ये देखा कि जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज ये हमारे पास हमने पढ़ा था प्यूरिन डिग्रेडेशन में। ठीक हो गया? मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ।
ये हमने देखा था ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ जो हाइपोज़ैंथीन को किस में कन्वर्ट कर रहा था, ज़ैंथीन में, और ज़ैंथीन को भी हमारे पास किस में कन्वर्ट कर रहा था, यूरिक एसिड में। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास इधर जो हमारे पास हाइपोज़ैंथीन ज़ैंथीन में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ करवाता है, ज़ैंथीन को आगे अल्टीमेटली यूरिक एसिड में कन्वर्ट, वो भी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़, इसका नॉर्मल रिएक्शन। अब एक्चुअली क्या होता है, एलोप्यूरिनोल ये बाइंड करता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ पे, क्योंकि ये हाइपोज़ैंथीन का क्या स्ट्रक्चरल एनालॉग है। जब इसके ऊपर बाइंड करता है तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ यही समझता है कि हाइपोज़ैंथीन है, तो इसको आगे कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीप्यूरिनोल में, इसके प्रोडक्ट में। अब ये जो प्रोडक्ट होता है वो इसका स्ट्रांग इन्हिबिटर होता है, वो इसको स्ट्रांगली इन्हिबिट करके इसको रोक देता है। ठीक हो गया? इन्हिबिट कर देता है। इस टाइप ऑफ इन्हिबिशन को, एंजाइम की इस टाइप ऑफ इन्हिबिशन को हम सुसाइड इन्हिबिशन कहते हैं। इसका सबस्ट्रेट इन्हिबिटर था एंजाइम का, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं था। जो एंजाइम ने क्या किया, खुद ही उस सबस्ट्रेट को पकड़ के और ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जो इसकी खुद इसकी जान ले लेगा। ठीक हो गया? ये तो सुसाइड इन्हिबिशन हुई। अगर इसकी वजह से ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ की इन्हिबिशन हो जाए तो हमारे पास क्या हो गया कि जो ऊपर हमने स्टेप देखा था, जब इसकी इन्हिबिशन हो जाएगी तो ये वाले स्टेप रुक जाएंगे। मीन्स के हाइपोज़ैंथीन ज़ैंथीन में कन्वर्ट नहीं होगा, ज़ैंथीन यूरिक एसिड में, तो हमारे पास इनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाइपोज़ैंथीन का और ज़ैंथीन का। जब इनका लेवल बढ़ेगा तो हमारे पास मीन्स के यूरिक एसिड का लेवल जो है ना वो हमारे पास बढ़ने की बजाय किसका लेवल बढ़ रहा है, हाइपोज़ैंथीन और ज़ैंथीन। ठीक होगा? अब ये हमारे पास हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हमारे पास यूरिक एसिड से ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं और ये ईज़िली एक्सेलेरेट हो जाते हैं यूरिन में। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसलिए हम इसको एलोप्यूरिनोल को हम ड्रग के तौर पे यूज़ करते हैं। एक बोनस पॉइंट है कि एलोप्यूरिनोल अच्छा काम करता है अगर एचजीपीआरटी काम कर रहा हो, मतलब एलोप्यूरिनोल वर्क्स बेटर इफ एचजीपीआरटी इज वर्किंग। ये तो हमने देखा सेल्वेज पाथ में क्या होता है कि हाइपोजेंथिन और गुआनिन इन दोनों का एचजीपीआरटी किस में कन्वर्ट करता है, आईएमपी और जीएमपी। ठीक हो गया? तो आगे हमारे पास क्या हो कि जी अब एलोप्यूरिनोल हमारे पास क्या करता है, अल्टीमेटली हाइपोजेंथिन और जेंथिन का लेवल बढ़ाता था। ठीक हो गया? एलोप्यूरिनोल ठीक हो गया, जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करके एलोप्यूरिनोल हाइपोजेंथिन और जेंथिन का लेवल बढ़ाता था। अब ये लेवल बढ़ाता है तो हमारे पास ये हाइपोजेंथिन और गुआनिन है, बजाय अब अगर तो हमारे पास लेशनियन सिंड्रोम हो, इस एंजाइम की हमारे पास क्या डेफिशिएंसी हो, तो ये वाले तो हमने इधर देखा कि ये डायरेक्ट यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड से ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। लेकिन अगर एचजीपीआरटी काम कर रहा है तो हमारे पास बॉडी क्या करती है, इन हाइपोजेंथिन और गुआनिन को दोनों का आईएमपी और जीएमपी में कन्वर्ट करके रिसाइक्लिंग कर लेती है। ठीक हो गया? तो ये हमारे लिए मोर बेनिफिशियल है कि रिसाइकल हो जाते हैं हमारे पास प्यूरिन्स। एलोप्यूरिन कास्ट इंक्रीज द हाइपोजेंथिन और गुआनिन दैट आर रिसाइकल्ड बाय एचजीपीआरटी इनटू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स।